Good morning, students. Students, today we will study about architecture and sculpture. अब आर्किटेक्चर और स्कल्पचर से हमारा क्या मतलब है? तुम्हें पता है भारतवर्ष में प्रेजेंट डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होने से पहले बहुत सारे लोगों ने रूल किया है, चाहे वो मुगल्स हो, ब्रिटिशर्स हो, और इन्होंने अपने अपने पीरियड में अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ों का, बिल्डिंग्स का, रोड्स का, ब्रिजेस का, इन सब का कंस्ट्रक्शन किया है और सब ने अपने अपने तरीके से उसमें अपनी कला को दिखाया है। तो मुगल आर्किटेक्चर को देख सकते हो, उससे ब्रिटिशर्स ने जो इस्टेब्लिश किया वो डिफरेंट है। तो और उसी तरह से हिंदू राजाओं ने जो मंदिर या बिल्डिंग्स बनाई हैं, उनके निर्माण में उनकी कलाकृतियों को देख सकते हो। हर चीज़ में हमें भिन्नता नजर आती है, क्योंकि जो जहाँ से आया है वो वहाँ से अपना कल्चर, अपना आर्किटेक्चर अपने साथ लाया है। तो इस चैप्टर में हम कुछ इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट वाला है हमारा वो है answer these questions on the architectural features of a few monuments. First one. The shaking minarets in Gujarat are known for the fact that if one of them is shaken, then the other trembles as well. अब ये शेकिंग minaret, झूलता मीनार, ये इस चीज़ ये दिखाता है कि अगर एक मीनार को शेक किया जाए, मतलब वो मीनार ऐसे है कि वो शेक हो सकते हैं, उनको हिलाया जा सकता है, झुलाया जा सकता है। अदर्स जो दूसरे मीनार से उनको वो हिलते हैं, वो शेक करते हैं। विच मॉस्क आर दे अ पार्ट ऑफ? ये मीनार किस मस्जिद का पार्ट है? इसका आंसर है सिदी बशीर्स मॉस्क, जिसको कि 1452 AD में बनाया गया था एंड इट वाज बिल्ट बाय सिदी बशीर हु वाज द स्लेव ऑफ सुल्तान अहमद शाह। और ये सुल्तान अहमद शाह का स्लेव था, उसने बनाया था ये मस्जिद एंड दिस इज इन अहमदाबाद, गुजरात। ये कहाँ पे है? सिदी बशीर्स मॉस्क, अहमदाबाद, गुजरात में, और इसको झूलता मीनार भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, विच पेंटर एंड स्कल्प्टर डिजाइन्ड द बिल्डिंग ऑफ द इजिप्शियन एम्बेसी इन न्यू दिल्ली? नॉट इजिप्शियन, सॉरी, इट इज बेल्जियम एम्बेसी। न्यू दिल्ली में बेल्जियम एम्बेसी की बिल्डिंग को किसने डिजाइन किया? It was designed by Satish Gujral. Satish Gujral, his elder brother was I.K. Gujral. Indra Kumar Gujral, who was the Prime Minister of India between 1997 and 1998. And Satish Gujral, he was awarded Padma Vibhushan, which is the second highest civilian award of the Republic of India in 1999. सतीश गुजराल को पद्म विभूषण से भी 1999 में सम्मानित किया गया है, और वो प्राइम मिनिस्टर I.K. गुजराल, जो कि 1997 से 98 तक प्राइम मिनिस्टर थे, उनके भाई हैं। I.K. गुजराल उनके बड़े भाई थे। Next one, third one, regarded as one of the greatest British architects of the 20th century, he was the main architect of the Rashtrapati Bhavan and India Gate in Delhi. अब इस पर्सन ने, इस आर्किटेक्ट ने क्या किया है? राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट दिल्ली में है, जो कि इसका आर्किटेक्चर, इसकी डिजाइनिंग की है। Who was this person? He was Edwin Lutyens. Edwin
Edwin Legends, who was known for imaginary adapting traditional architectural style in his डिजाइनिंग। जो मॉडल्स को डिजाइन करते थे, मॉन्यूमेंट्स को बनाते थे, उसमें वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को वो स्टाइल को रखते थे। कौन? एडविन लेजेंड्स। इन्होंने राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट की डिजाइनिंग की है इन दिल्ली। नेक्स्ट one of the major Buddhist centers in India until the 12th century CE. The foundation stone for which monument in Madhya Pradesh was laid by Ashok the Great in the 3rd century BCE. Which is this monument? You can see in the picture. It is Sanchi Stupa. This was made by Ashok, and his intention behind making this Sanchi Stupa was to preserve and spread Buddhist philosophy. Now the answer is Sanchi Stupa. Next one. Which monument is famous for the dense dark maze called the Bhul Bhulaiya? अब भूल भुलैया के लिए, भूल भुलैया एक डार्क मेज है, मतलब जब तुम पूरी बिल्डिंग में तुम जब घूमते हो, उसके बाद तुम्हें एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि तुम उसमें से नीचे उतर के दिखाओ, जबकि वो ऐसा भूल भुलैया जिसमें से रास्ता निकालना आसान नहीं है, बट उसका बहुत छोटा सा रास्ता है। और दिस मॉन्यूमेंट इज बड़ा इमामबाड़ा। It is in Lucknow. This Imambada or the Asfi Mosque, built by Asafuddin, Nawab of Awadh. He built this Bada Imambada in 1784. Asafuddin, Nawab of Awadh, इन्होंने बनवाया था लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, जिसको भूल भुलैया भी कहते हैं। Next one is 6th. Which statue in Shravan Belagola is believed to be the tallest and oldest surviving monolithic freestanding statue in India? Now this is freestanding statue in India. It is Gomteshwar. If you see this figure, this is in Gomteshwar. It is located in Vindhyagiri, and it is so tall that it can be seen from 30 किलोमीटर away, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी से भी गोमतेश्वर के स्टैचू को देखा जा सकता है। And it symbolizes, Gomteshwar statue, the statue symbolizes non-violence, peace, sacrifice and simple living as practiced by Jainism. And Gomteshwar is dedicated to Jain figure Bahubali. This figure is 57 foot high, about 17 meter high, and it can be seen from a distance of about 30 kilometers. Next one. Which structure located on the outskirts of Ajmer? Outskirts of Ajmer means Ajmer proper शहर में नहीं है, उसके बाहरी हिस्से में है। Was built from the dismantled remains of temples and gets its name from the fact that a fair used to be held here for 2.5 days. और यहाँ पे अजमेर के बाहर, शहर के बाहर, was built from dismantled remains of temples, मतलब टूटे हुए टेम्पल्स के उसमें से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ फेयर मेला लगता है for 2.5 days. This is 2.5 दिन का झोपड़ा। झोपड़ा इसलिए कहते हैं because this structure is made from the
remains of temple. Next one, eighth one. Which particular architectural feature was added to Fatehpur Sikri after almost 5 years of its completion? अब ये फतेहपुर सीकरी में है. What is this figure? It is Buland Darwaza. This was built in 1602. It was built by Akbar. Buland Darwaza is also called Door of Victory. And Akbar built this door to commemorate his victory over Gujarat. गुजरात के ऊपर अपने विजय को दर्शाने के लिए इस बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने 1602 में किया था फतेहपुर सीकरी में. नेक्स्ट वन. Two rulers during the Delhi Sultanate period are said to have repaired the Qutub Minar. If one was Firoz Shah Tughlaq, कुतुब मीनार को रिपेयर किया दो दिल्ली के सुल्तान ने. एक उसमें से है फिरोज शाह तुगलक. हु वाज द अदर? दूसरा दिल्ली सल्तनत का रूलर कौन है जिसने कुतुब मीनार का रिपेयर किया? ही इज सिकंदर लोदी. ही वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली बिटवीन 1489 and 1517. Next one. Name the ark built by Muhammad Wali Qutub Shah to commemorate the end of the plague in Hyderabad. Now this ark is the famous Char Minar of Hyderabad. It was constructed in 1591 and the height of minaret is 160 feet or 48.7 meters. Next one. Which triumphal arch was built to commemorate the arrival of King George V and Queen Mary? Now, the triumphal arch made to commemorate the arrival of King George V and Queen Mary is Gateway of India. It was built in the early 20th century in Mumbai. Now Gateway of India is in Mumbai and India Gate is in Delhi. Next one. Which Indian jail was built under the supervision of Major James Patterson Walker, a military doctor and former superintendent of the Agra jail? Now the jail which was constructed under the supervision of Major James Patterson Walker is Cellular Jail, which is also known as Kala Pani. It is colonial prison in Andaman and Nicobar Islands. ब्रिटिशर्स जो थे जो प्रिजनर्स को वो सजा देते थे, जो कड़ी सजा देनी होती थी, तो वो अंडमान और निकोबार में सेलुलर जेल में काला पानी में भेज देते थे. क्यों ये बहुत कड़ी सजा थी? बिकॉज द पर्सन वॉज नेवर एबल टू कम बैक टू हिज मदरलैंड. भारत का कोई व्यक्ति जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाए, उसको अगर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भेज दिया जाए तो वापस ही नहीं आ सकता. सो इसको काला पानी की सजा कहते थे. नाउ आई कम टू द फुटनोट. द 1600-year-old iron pillar located within the Qutub Minar complex in Delhi was never corroded despite the capital's harsh weather. मतलब कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर आप गए हो, कुतुब मीनार आपने देखा हो, तो आपको एक लोहे का स्तंभ दिखाई देगा जो कि कभी उसमें जंग लगा ही नहीं है. उसका रीजन क्या है? Metallurgists at IIT Kanpur have discovered a thin layer of
Mesavit, a compound of iron, oxygen and hydrogen that has protected the cast iron pillar from rust. कानपुर के मेटलर्जिस्ट ने जब स्टडी करके देखा वेदर फोरकास्टर्स ने कि कौन सा रीज़न है कि इस पिलर में कभी जंग नहीं लगा, तो उनको पता चला कि इसके ऊपर एक थिन लेयर है मेसावेट का, जो कि क्या होता है आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंपाउंड का एक पतला लेयर कास्ट आयरन लगाया हुआ है, जिससे कि इस आयरन पिलर में कभी रस्ट नहीं लगता। अब करोडेड का मतलब है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाना। अब अगर कोई चीज़ में वर्षा हर चीज़ वेदर के हर कंडीशंस को झेल रहा है तो वो चीज़ खराब हो जाती है, लेकिन ये कुतुब मीनार का ये आयरन पिलर कभी खराब नहीं हुआ। अब हम चलते हैं लेसन नंबर 41 में। Here we will be dealing with extreme sports. Here are the names of some extreme sports which we will try to understand. First one is skateboarding. स्केटबोर्डिंग क्या होती है? सर्फर्स ने क्या किया, बोर्ड के ऊपर व्हील्स लगा लिए और उसके बाद उसमें स्केटिंग शुरू कर दी, एंड दिस became one of the popular extreme sports. It is an action sports that involves riding and performing tricks. मतलब स्केटबोर्ड के ऊपर राइड करके ट्रिक्स परफॉर्म करना। ये अब today it is one of the most popular extreme sports. Next one is BMX. This is bike motocross. Now what is this BMX? Bicycle motocross or BMX originally started when children began imitating मोटोक्रॉस राइडर्स ऑन देयर बाइसाइकल्स। अब पहले मोटरसाइकिल में ये गेम खेला जाता था, वहाँ पे नीदरलैंड्स में, और बच्चों ने क्या किया, उसको बाइसाइकिल में कॉपी करना शुरू किया और वो बाइक मोटोक्रॉस स्पोर्ट्स बन गया। इट इज नाउ परफॉर्म्ड इन BMX बाइक्स। नेक्स्ट वन इज पार्कर। पार्कर में क्या होता है? इट इज अ फ्री रनिंग और आर्ट रिप्लेसमेंट। इट इन्वॉल्व्स movement in order to travel from one point to another in the quickest and most efficient way possible without using any equipment. ये फ्रांस में शुरू हुआ, एक जगह से दूसरी जगह तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल, और बाद में ये एक्सट्रीम पॉपुलर स्पोर्ट्स बन गया। नेक्स्ट इज वेक बोर्ड। अगेन देयर इज अ बोर्ड रिटन विद दिस नेम। इट इज अ वाटर स्पोर्ट। अभी बोर्ड जिसमें स्केटिंग एक्सरसाइज की तरह ही होता है, राइडर जो है बोर्ड के ऊपर चढ़ के, लेकिन ये वाटर स्पोर्ट है इन विच द राइडर स्टैंडिंग ऑन अ वेक बोर्ड इज स्टोर्ड बिहाइंड अ मोटर बोट। उसके पीछे क्या होता है, एक बोट भी होती है, एंड परफॉर्म्स मिड एयर ट्रिक्स। और ये जो बोर्ड है वो ट्विस्ट्स एंड जंप्स करके मिड एयर ट्रिक्स दिखाता है। Next one is rock climbing. Rock climbing, as the name itself suggests, it means climbing up and down of a rock. It could be natural as well as artificial rock wall. And the goal is to reach the summit or the end point of a route without falling. And it is one of the events in 2018 Asian Games. Next is skydiving. Skydiving is parachuting from an airplane for fun. मतलब एरोप्लेन या किसी हाई हाइट से पैराशूट से नीचे उतरना, एंड
It is for the purpose of fun. And skydiving can be done individually as well as in groups. And now they have given the name of Tom Cruise in Mission Impossible, because it is a series, it is a movie series where Tom Cruise has done acrobatic stunts. Next one is whitewater rafting. Whitewater rafting, it deals with risk and need and offer teamwork. It is a sports exercise done in river. Next one is wingsuit. wingsuit मतलब एक सूट पहनना जिसमें विंग्स लगे हुए हैं और उसको पहनने के बाद जो परफॉर्म कर रहा है वो बिल्कुल बैट की तरह दिखता है और वो एयर में उड़ता है, लाइक स्काई डाइविंग. इट इज अ स्पोर्ट ऑफ फ्लाइंग थ्रू द एयर यूजिंग अ विंग्स. पिक्चर में देख सकते हो जो पर्सन उड़ रहा है बिल्कुल बैट की तरह लग रहा है, उसके विंग्स उसी ड्रेस में लगे हुए हैं. नेक्स्ट इज वी कम टू द फुटनोट. Zorbing has become extremely popular worldwide. अब zorbing क्या है? It is also a sport. It is a recreational sport of rolling down a grassy or snowy slope or even on water inside a large plastic ball. Now, it is a sport in which one is secured inside a large transparent plastic ball, which is rolled along the ground or downhill. अब इसमें एक पर्सन को प्लास्टिक के बॉल के अंदर उसको बंद करके रोल कर दिया जाता है, चाहे ग्राउंड में चाहे या हिल्स में, और ये एक स्पोर्ट है. नाउ वी कम टू लेसन नंबर 39. बेटा लेसन नंबर 39 इंडियन ट्राइब्स. ये मेरा इससे पहले छूट गया था, मैंने 40 से शुरू कर दिया था, तो अब हम कर लेंगे. अब ये है इंडियन ट्राइब्स के ऊपर. तुम्हें ट्राइब्स के बारे में, आदिवासियों के बारे में आइडिया होगा कि हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में ट्राइब्स रहते हैं और इन ट्राइब्स के अलग अलग नाम हैं. नेम द ट्राइब्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स. ट्राइब्स के नेम्स जो दिए हुए हैं वो हैं संथाल्स, जारावास, गोंड्स, टोडास, अदिस और एबोर्स, चकमास, खासीस, भील्स. फर्स्ट वन, they are one of the largest tribal groups in the world. Raj, Madhya, Dhurve and Khatalwar are the 4 sub-tribes of this tribe. मतलब एक ही ट्राइब के 4 सब-ट्राइब्स हैं. These are Gonds. They are aboriginal people of central and south central India. They are mostly found in Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Bihar and Odisha. Gonds कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी है. Next one, second one, they inhabit the eastern part of Meghalaya. Along with Garo and Jaintia tribes, they form majority of the state population. The traditional male dress is a longish sleeveless coat without a collar, fastened by thongs in front, called a zimpong. Now these tribes are known as Khasis. ये कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारे देश के. These are tribes of Meghalaya in the bordering state of Assam. These tribes are called Khasis. Third one, they are a small pastoral tribe that resides in the Nilgiri hills. They traditionally worship the water buffalo. नीलगिरी हिल्स में जो ट्राइब्स मिलते हैं उनको कहा जाता है टोडास.
Nilgiri mountains where is Nilgiri mountains? It is in Tamil Nadu. Todas tribes they are found. Next one, fourth one is they are believed to be around 450 members of this tribe. They are found on Rutland Island and South Andaman Island. इन ट्राइब्स को क्या कहते हैं? अंडमान आइलैंड के जो ट्राइब्स हैं they are known as Jarawas. Fifth one, living in over 50 hill villages in Arunachal Pradesh. This Himalayan hill tribe has a reputation for being fierce warriors. The name of the tribe means hillman. The tribe is divided into two main divisions, the Bobon and Onai. These tribes are from Arunachal Pradesh. They are Adis or Abos. Next we come to the sixth one, Chakmas. Though most of them inhabit the Chittagong hill tracts of Bangladesh, many live in the states of Mizoram, Tripura and Arunachal Pradesh. They are of Burmese Tibet descent. Now, Chakmas, most of them are from Chittagong district in Bangladesh, and they follow Buddhism. They are found in northeast India, especially West Bengal, Bangladesh, and Myanmar. These are Chakmas. Next is, they are one of the largest tribal groups in India. They live in the most remote areas of Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan and Maharashtra. The Ghumar dance is very much a part of their culture, and these tribes are Bhils. And these Bhil tribes are found in Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Rajasthan, and all these regions of West Deccan region and central India. Next we come to the last one. They are the third largest tribal community of India, found in the eastern states of West Bengal, Bihar, Jharkhand and Odisha. Unlike many other tribal groups of the Indian subcontinent, they are known for preserving their native language and culture. These are Santhals. They are the largest tribe in Jharkhand. They are also found in Assam, Tripura, Bihar, Chhattisgarh, Odisha and West Bengal. Santhals. These are found in these states as well, apart from Jharkhand. Largest population of Jharkhand composes of Santhal tribes. Now we come to the footnote. According to the Article 342 of the Constitution, 342 of the Constitution, this is important. The scheduled tribes are the tribes or tribal communities or part of the groups within these tribes and tribal communities which have been declared as such by the President through a public notification. मतलब हमारे देश के संविधान के 342 आर्टिकल में प्रेसिडेंट ने पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू इन ट्राइब्स में से या इनके कुछ ग्रुप्स को शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स में उनका नाम है और वो फिर शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाते हैं. Thank you children. That's all for today's lesson.